नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जी हाँ, यहाँ पे हमने शुरू किया था कक्षा 10 विज्ञान विषय और उसमें अध्याय नंबर 2 को अपने शुरू किया था, जिसमें 3 सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube पे जाकर सर्च कीजिए साइंस गुरुकुल और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप पीछे के जितने भी वीडियो हैं सब देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना जो सिस्टम है, नेक्स्ट अपना जो तंत्र है वो है उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले हमें यह शब्द समझना पड़ेगा कि आखिर उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले देखिए, कोशिका के बारे में अपन लोग जानते हैं, समझते हैं कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, जब पाचन तंत्र पढ़ा था उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि भाई पाचन तंत्र के द्वारा या जो पाचन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वो ऊर्जा क्यों मिलती है? क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, उसके द्वारा ऊर्जा मिलती है। और ये कहां होती है अभिक्रियाएं? सब कोशिका के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है। कैसी क्रियाएं होती है? उपापचयी क्रियाएं। और इन उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कोशिका के अंदर भोजन के पोषक तत्वों का सरलीकरण होता है। उसके साथ साथ कोशिका के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, जिनमें से प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2 हो गया, एक होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ये कुछ प्रमुख रूप से अपशिष्ट पदार्थ, यानी जिनका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, यूजलेस है हमारे शरीर के लिए, वो पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाई जो CO2 बनती है उस CO2 को कोशिका कहां डालती है? रक्त में। फिर वो रक्त उस CO2 को लेकर कहां जाता है? कुपिका में। फिर फेफड़ों से होकर नाक से उसको बाहर निकाल देते हैं। बाकी बचे ये अपशिष्ट पदार्थ। इन अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, और इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को तरल रूप में, ध्यान रखना, इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को तरल रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो अब देखिए, वापस बात करते हैं उत्सर्जन की। देखिए, कोशिका के अंदर घटित होने वाली उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन की क्रिया के लिए हमारे शरीर के अंदर एक सुव्यवस्थित तंत्र काम करता है, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये इसका सामान्य सा परिचय है। अब अपन आराम से उत्सर्जन की और उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए, आगे चलते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा देखिए, कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब उत्सर्जन तंत्र क्या है तो देखिए,
उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा लिख रहा हूं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने हेतु उत्सर्जी अंगों का सुव्यवस्थित तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, यह परिभाषा हो गई इन दोनों की। अब देखिए कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो उत्सर्जन तंत्र है वो मुख्य रूप से तरल नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने के काम आता है। तो अब नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? तो शरीर में मुख्य रूप से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया एवं यूरिक अम्ल बनते हैं। तो शरीर में मुख्य रूप से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। और इन तीन नामों के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। पहला कौन सा? अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक अम्ल। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो तीन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं ये कहां कहां बनते हैं और इनको किन किन जीवों द्वारा कैसे कैसे त्यागा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो प्रमुख रूप से हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहला अगर अपन बात करें तो वो कौन है? अमोनिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं अभी। ठीक है, उसके पश्चात अगर बात करें तो कौन है? यूरिया। और तीसरे नंबर पे कौन है? यूरिक अम्ल। कौन है? यूरिक अम्ल। ठीक है, देखिए अमोनिया, सबसे पहली बात अमोनिया की। ठीक है, तो जलीय जीवों द्वारा उत्सर्जन। अमोनिया का उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? जलीय जीवों द्वारा होता है। ठीक है, और जो जलीय जीव हैं या जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को अमीनो लैक्टिक क्या कहते हैं? अमीनोलैक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनोलैक्टिक। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमीनोलैक्टिक। अमोनिया से क्या बन गया? अमीनो। ठीक है, फिर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इस प्रक्रिया में अमोनिया को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है।
अत्यधिक जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया अमोनिया। उसके पश्चात अगर बात करें अपन यूरिया की, ठीक है, तो देखिए ये किसके द्वारा त्यागा जाता है, तो स्तनधारी जीवों द्वारा। किसके द्वारा, स्तनधारी जीवों द्वारा त्यागा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात ऐसे जीवों को यूरियोलैक्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरियोलैक्टिक। अब देखिए यूरिया का निर्माण जो है वो कहां होता है, यकृत में। ठीक है, अब देखिए जब मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया तब वहां कहा था कि यकृत के अंदर अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में। अब अमोनिया कहां बनती है, कोशिका में। देखिए जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है लगभग सब कहां बनते हैं, कोशिका में। तो कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है वो कौन है, अमोनिया। उस अमोनिया को यकृत में लाकर किस में बदलते हैं, यूरिया के अंदर। ठीक है, और फिर इस यूरिया का त्याग किसके द्वारा होता है, वृक्क द्वारा। देखिए कौन से जीव, स्तनधारी यानी मनुष्य के समान जो जीव है, ठीक है ना, उनके अंदर यूरिया का त्याग किसके द्वारा होगा, वृक्क द्वारा। तो यहां पे देखिए कोशिका में निर्मित अमोनिया को यकृत में यूरिया में बदल दिया जाता है तथा वृक्क द्वारा इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया यूरिया। इसके बाद देखिए यूरिक अम्ल, ये कौन से जीवों में, तो यूरिक अम्ल जो है वो पक्षी व सरीसृपों में। किसमें, पक्षी व सरीसृपों में। ठीक है, फिर ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, यूरिकोलैक्टिक। क्या कहते हैं, यूरिकोलैक्टिक कहते हैं। देखो अमोनिया का त्याग करने वाले जीव अमीनोलैक्टिक, यूरिया का त्याग करने वाले जीव यूरियोलैक्टिक, और यूरिक अम्ल का त्याग करने वाले जीव यूरिकोलैक्टिक। ठीक है, अब देखिए जो यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल का निर्माण भी कहां होता है, यकृत में। किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा। अब देखिए यहां पर देखो अमोनिया के त्याग के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, और इसका जस्ट विपरीत यूरिक अम्ल के त्याग के लिए जल की आवश्यकता अत्यधिक कम होती है। अतः पक्षी व सरीसृपों में इस यूरिक अम्ल का त्याग या उत्सर्जन छोटी छोटी गोलिकाओं, छोटी छोटी गोलियों या पेस्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका त्याग छोटी छोटी गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में किया जाता है, पेस्ट के रूप में किया जाता है। और अंतिम बात, इसके उत्सर्जन में जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है,
तो ये अपने 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अमोनिया सबसे पहला, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके पश्चात हम लोग शुरू करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे चलते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, देखिए सबसे पहले एक बात लिखते हैं कि क्या मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र मुख्यतः तरल अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, अब क्या बात आती है इसके चित्र की, तो देखिए सबसे पहले ये बात करते हैं मानव उत्सर्जन जो तंत्र है उसके अंदर एक जोड़ी वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी। ठीक है, उसके बाद आती है बात मूत्राशय की, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और अंत में मूत्र मार्ग। ये 4 प्रमुख हिस्से हैं किसके, उत्सर्जन तंत्र के। कौन कौन से, सबसे पहला कौन है, वृक्क, 2 नंबर पे मूत्राशय, 3 नंबर पे मूत्र वाहिनी और 4 नंबर पे कौन है, मूत्र मार्ग। कौन है, मूत्र मार्ग। ठीक है, अब देखिए एक बार इनकी संरचना अपन समझ लेते हैं इसके चित्र के द्वारा, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पूरे उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से जो बोर्ड के अंदर पूछी जाती है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए, चलिए ये नॉर्मल साइज का चित्र है। ठीक है, देखिए ये जो है इसको अपन कहते हैं दायां वक्र। ठीक है, ये जो अपना है ये है बायां वृक्क। ठीक है, यहां पर जो है वो एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके बाद में ये दायां वृक्क, बायां वृक्क। ठीक है, ये जो है वो क्या है, मूत्रवाहिनियां। क्या है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी। ये क्या है, मूत्राशय। क्या है, मूत्राशय। और सबसे लास्ट में ये क्या है, मूत्र मार्ग। ठीक है, उसके पश्चात ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है वृक्कीय धमनी। क्या है, वृक्कीय धमनी। और ये जो है ये क्या है, वृक्कीय शिरा। क्या है, वृक्कीय शिरा। यह है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का नॉर्मल सा चित्र। ठीक है, अब वृक्क के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, क्या है, वगैरह वगैरह। एक बार इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक वृक्कीय शिरा, एक वृक्कीय धमनी। देखिए धमनी और शिरा जब अपन ने पढ़ा था रक्त वाहिनी में, तो धमनी के बारे में यह पढ़ा था कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती है, ऑक्सीजन युक्त।
और जो शिरा होती है वो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करती है CO2 युक्त। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये जो वृक्कीय धमनी है, ये वृक्कीय धमनी अपशिष्ट युक्त रुधिर को, अपशिष्ट युक्त रुधिर को कहां लेकर जाती है? वृक्क में ले जाती है। अपशिष्ट युक्त रुधिर को वृक्क में ले जाती है। और ये क्या करती है? वृक्क के अंदर अपशिष्ट रुधिर गया, वहां पर शुद्ध हुआ, तो शुद्ध रुधिर वापस शरीर में जाएगा, तो कौन लेकर जाएगी? वृक्कीय शिरा। तो शुद्ध रुधिर को वृक्क से बाहर लाती है, बाहर लाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना इन दोनों का अभी से, वैसे आगे और आएगा, लेकिन अभी से ध्यान रखना कि वृक्क शिरा शुद्ध रुधिर को वृक्क से बाहर लाती है। वृक्कीय धमनी जो भी अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ, जो कौन कौन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल मिले हुए हैं, उस रक्त को कहां लेकर जाएगी? वृक्क में। उसके बाद देखिए, वृक्क में जाने के बाद इसका गुच्छा भी बनता है, जिसको अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं, और वो पार्ट किसका है? नेफ्रॉन का, जिसको अपन उत्सर्जन की इकाई कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की क्या होती है? संरचना। अब अगले पार्ट के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम लोग आराम से वृक्क के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और अगर पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो YouTube पे सर्च करें साइंस गुरुकुल, वहां पर आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देखिए। जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग देखने वाले जितने भी हैं उनमें जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।